हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रीट 2021 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं मैं। बाल विकास पेडागॉगी की संबंधित इसका पार्ट 1 है। आज हम आपको कराने वाले हैं पार्ट 1। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए व्यवहारात्मक सिद्धांत, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताने का प्रयास करेंगे आप लोग कि ये सिद्धांत किसने दिया है, मतलब इनमें से थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर ए। ये व्यवहार का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक, संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। किसने दिया है? जीन पियाजे ने। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो दिया है वो फ्रायड ने दिया है, सिगमंड फ्रायड। ठीक है, तो ये 3 साइंटिस्ट के आप लोगों को मनोवैज्ञानिकों के नाम याद हो गए। वेरी इंपॉर्टेंट ये सिद्धांत हैं जो पेपर में घूम कर आ जाते हैं। कभी ये पूछ लेगा कि ये सिद्धांत किसने दिया है, कभी यहाँ पर जिस तरीके से मनोवैज्ञानिक का नाम क्वेश्चन में कर दिया और सिद्धांत पूछ लिए, तो इस तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तस्वीर कुंठा परीक्षण निम्न में से किससे मापन हेतु प्रयुक्त होता है? यानी किसके मापन हेतु होता है, यहाँ पर किसके होगा वर्ड। ठीक है, किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है तस्वीर कुंठा? व्यक्तित्व के लिए, बुद्धि के लिए, अधिगम के लिए या नैतिकता के लिए? तो आप लोग जैसा कि जान रहे हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तित्व के लिए होता है। तस्वीर कुंठा जो परीक्षण है ये व्यक्तित्व के लिए होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं PFT। क्या कहते हैं? PFT। इसका मतलब होता है पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट। इसके हिसाब से होता क्या कि इसमें कुछ कार्ड्स होते हैं और वो कार्ड्स दिखाए जाते हैं किसी भी व्यक्ति को, और उन कार्ड्स में से कोई व्यक्ति अगर चुनता है किसी कार्ड को, तो उसके अंदर के जो व्यवहार है, मन में जो क्या चल रहा है, इस तरीके की प्रतीकात्मक चीज़ों के हिसाब से उसके व्यवहार के बारे में बता दिया जाता है, व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है कि इसका दिमाग किस तरीके का चल रहा है। तो याद रहे जो फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति होते हैं तो फ्रस्ट्रेशन पता करने के लिए किया जाता है। ठीक है, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या है? इनमें से ऑप्शन नंबर आपको ए दिख रहा है, शैक्षिक एवं कैरियर निर्देशन की आवश्यकता होती है, शैक्षिक कैरियर एवं व्यक्तित्व निर्देशन की आवश्यकता है, ऑप्शन बी कह रहा है, और ऑप्शन सी है केवल कैरियर निर्देशन की आवश्यकता होती है, और ऑप्शन डी कह रहा है आपसे कि केवल शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन देख ही रहे हैं, तो इसमें से क्या आंसर आपका सही होने वाला है? तो जो लोग सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही जाएगा। क्या? इस उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक, कैरियर और वैयक्तिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि व्यक्तित्व के मापन में प्रोजेक्टिव तकनीकी अन्य परीक्षणों से बेहतर होती है क्योंकि? अन्य परीक्षणों से बेहतर होती है क्योंकि? क्यों बेहतर होती है ये आपको कारण बताना है। ऑप्शन नंबर ए, उन्हें सहज रूप से प्रशासित किया जा सकता है, ऑप्शन बी, सांख्यिकी विश्लेषण के लिए उपयुक्त है, ऑप्शन सी, परीक्षार्थी को नहीं पता होता कि वह अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट कर रहा है, ऑप्शन डी, परीक्षण के परिणाम तत्काल उपलब्ध होते हैं। तो कौन सा इसमें से सही आंसर होगा? सही आंसर होगा सी, कि परीक्षार्थी को पता नहीं होता कि वह अपने विचार और भावनाओं को प्रकट कर रहा है। इसके लिए उदाहरण देता हूँ कि जैसे हम किसी व्यक्ति को एक विषय दें कि आप इस विषय पर कुछ लिखिए, कोई निबंध लिखने के लिए दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा कि उसके विचार जिस प्रकार के होंगे वो अपने विचारों को उस टॉपिक में लिख देगा। ठीक है, तो हमें उसके विचार
पता चल जाएंगे और उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसने हमारे सामने अपने विचारों को प्रकट कर दिया। तो इसीलिए ये तकनीक दूसरी तकनीकी से बेहतर होती है। परीक्षार्थी को पता नहीं रहता कि वह अपने विचारों को प्रकट कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ये आपका विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो मास्टर ग्रंथि के नाम से आप जानते हैं पीयूष ग्रंथि को जानते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6, वेट लिफ्टर अर्थात पहलवानों को आमतौर पर मांसपेशियों और शरीर को पुष्ट बनाना होता है, तो उन्हें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा या विटामिन, क्या लेना चाहिए? तो बिल्कुल सही ऑप्शन है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन लेना चाहिए। अगला, एक बालक की संज्ञानात्मक शक्ति जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध बालक के किस विकास से होता है? ये क्वेश्चन है। यानी कि बच्चा सोच रहा है, कुछ कल्पना कर रहा है, कोई निर्णय ले रहा है, तो ये किससे संबंधित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर दे पाएंगे। शारीरिक विकास से संबंधित है या सामाजिक विकास से, सर्वांगीण विकास से या मानसिक विकास से, किससे संबंधित है? बिल्कुल सही आंसर है मानसिक विकास से संबंधित है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है? सोच रहा है, कल्पना कर रहा है, बुद्धि, निर्णय ले रहा है, तो ये सारी चीज़ें किससे संबंधित हैं? मानसिक विकास से। यदि यहाँ पर मानसिक विकास नहीं ऑप्शन हो और होता संज्ञानात्मक विकास, इस तरीके से भी आ जाए, तो हम संज्ञानात्मक जो शब्द होता है उसको हम क्या कर देते? टिक कर देते, क्योंकि संज्ञानात्मक मानसिक से ही संबंधित रहता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। अपने आप को क्या बना रहा है? वो स्वनियंत्रित इस प्रकार का बना रहा है, तो वह अपना विकास किस रूप में कर रहा है, ये हमें बताना है कि वह विकसित कर रहा है। क्या विकसित कर रहा है? नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन या परिपक्वता। तो देखिए, अगर हमें अपने एग्जाम में कोई ऑप्शन दिख रहा है जो कि नेगेटिव बात कह रहा है, तो उस नेगेटिव बात को तो हमें काटना चाहिए। जैसे यहाँ पर नियमों से घृणा, जब नियमों से घृणा करेगा तो नियंत्रित नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर अक्खड़पन भी किसको बता रहा है? नेगेटिव सेंस को बता रहा है, तो यहाँ से इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं। परिपक्वता जो ज़्यादातर संबंधित रहता है वो किससे रहता है? शारीरिक से संबंधित रहता है। जो शारीरिक विकास है इससे संबंधित रहता है मोस्टली। ठीक है, शारीरिक से, तो परिपक्वता होगा नहीं, तो बचा क्या? स्वायत्तता। क्या? स्वायत्तता, इसको विकसित कर रहा है। ठीक है, क्योंकि स्वनियंत्रित किससे होगा? स्वायत्तता से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? तो निरीक्षण विधि आपको बताएं कि निरीक्षण विधि होती है वो बहिर्दर्शन विधि है। कैसी है? इसको हम कहेंगे बहिर्दर्शन विधि। अगर बहिर्दर्शन विधि के नाम से ये क्वेश्चन आ जाए तो भी हमें क्या करना है? यही समझना है कि निरीक्षण विधि के बारे में पूछा है। बहिर्दर्शन, इसका मतलब होता है बाहर से दर्शन, यानी कि दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के बारे में बताना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा कि दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन करना ही हमारा क्या है? निरीक्षण विधि होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का उपयोग करना चाहिए? तो बताइए, सर्वेक्षण विधि का, वैयक्तिक अध्ययन विधि का, प्रायोगिक विधि का या पर्यवेक्षण विधि का? तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही ऑप्शन होगा वैयक्तिक अध्ययन विधि का। उसके बारे में हमें जानना है कि बच्चा अगर दूसरों को परेशान कर रहा है तो उसका कारण क्या है, हमें उस कारण का पता लगाना है, तभी तो हम उस शरारती बच्चे को सही कर पाएंगे। समझ गए ना? तो हमें ये कारण जानना है वैयक्तिक अध्ययन विधि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या बुद्धिमान माता पिता यानी कि अभिभावक
के बच्चे यानी कि संतान है सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? क्या बुद्धिमान माता पिता, यहाँ पर दिया हुआ है कि माता पिता कैसे हैं, बुद्धिमान माता पिता हैं, तो क्या उनके बच्चे हमेशा होशियार ही होंगे? ऐसा हो सकता है? बताइए हाँ या ना। और अगर ऐसा हाँ या ना में कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या मनोवैज्ञानिक जो मनोविज्ञान है वो इस संबंध में कोई उत्तर नहीं देता, या ये सब कुछ ईश्वर पर निर्भर है? ऑप्शन डी कह रहा है। तो इसमें सही ऑप्शन आएगा नहीं। हमेशा ऐसा नहीं होता कि माता पिता होशियार हैं, बुद्धिमान है तो बच्चा भी बुद्धिमान हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। समझ गए ना? ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि 3 नियम लागू होते हैं। पहला होता है समानता का नियम। किसका? समानता का नियम। और दूसरा नियम लागू होता है भिन्नता का नियम। किसका नियम? भिन्नता का नियम। और चौथा नियम होता है प्रत्यागमन का नियम। किसका? प्रत्यागमन का नियम। ये किसके लिए लागू है? जब कोई संतान किसी माँ बाप से उत्पन्न होती है, यानी कि माता पिता से उत्पन्न संतान के लिए 3 नियम काम करते हैं। यानी कि अगर इसमें पहला नियम कहता है समानता का, अगर बुद्धिमान माता पिता हैं तो संतान भी कैसी होगी? समानता का नियम लागू हो गया तो संतान भी उनकी कैसी होगी? बुद्धिमान संतान होगी। कैसी होगी? बुद्धिमान संतान होगी। ठीक है, समानता के नियम में बुद्धिमान होगी। अगर भिन्नता का नियम आ रहा है तो उल्टा हो जाएगा कि माता पिता कैसे हैं? बुद्धिमान है और संतान बुद्धिमान नहीं होगी। प्रत्यागमन का है, प्रत्यागमन का जो सिद्धांत है, और प्रत्यागमन के सिद्धांत में क्या होगी? उल्टी हो जाएगी कि माता पिता बुद्धिमान है और यहाँ पर जो संतान है वो मूर्ख हो जाएगी। भिन्नता का नियम ये आ जाएगा कि माता पिता के गुणों से भिन्न संतान उत्पन्न हो जाएगी भिन्नता में। समझ गए? चलिए आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक प्रत्येक अधिगमकर्ता एक अद्वितीय होता है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक अधिगमकर्ता एक अद्वितीय है। इसका मतलब क्या है? अद्वितीय का मतलब होता है कि बिल्कुल अलग, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? कोई भी अधिगमकर्ता उनकी योग्यताओं, रुचियों तथा कौशलों के मापन में समान नहीं होते। ऑप्शन बी, अधिगमकर्ताओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुण नहीं होता। सी, अधिगमकर्ताओं के लिए एक उभयनिष्ठ पाठ्य चर्चा संभव नहीं है। और डी, एक विषमांगी कक्षा में सभी अधिगमकर्ताओं की क्षमता को विकसित करना असंभव है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मैंने अभी क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया था कि अद्वितीय का मतलब होता है कि एक जैसा ना हो। अद्वितीय का मतलब कि बिल्कुल अलग, एक आदमी दूसरे से बिल्कुल अलग। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा सही, क्योंकि इसमें 2 आदमी हैं, 2 अधिगमकर्ता हैं और 2 अधिगमकर्ताओं की योग्यता, रुचि और कौशल ये समान नहीं हो सकते। दोनों के कुछ ना कुछ तो भिन्न होगा ही। तो ये हमारा कहलाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहे हैं कि निम्न में से कौन भिन्न है? निम्न में से कौन भिन्न है ये बताना है। तो निम्न में से भिन्न कौन सा है? सभी को पता है, WISC भिन्न है। क्योंकि ये जो 3 है ऊपर के टेस्ट, ये TAT, CAT और IBT, ये व्यक्तित्व से संबंधित टेस्ट हैं। किससे? व्यक्तित्व से संबंधित टेस्ट हैं, जबकि ये बुद्धि से संबंधित टेस्ट है। किससे? बुद्धि से। तो इस तरीके से ये अलग अलग हैं। ठीक है, बुद्धि से संबंधित टेस्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आँखों का रंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आँखों का रंग कौन सा कारक है या कौन सा कारक आँखों के रंग को प्रभावित करता है? तो बताइए। ऑप्शन ए वातावरण, बी ऑप्शन आनुवंशिकता, सी ऑप्शन हार्मोन और डी ऑप्शन समाज। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? बिल्कुल सही आंसर है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता जो है वो आँखों के रंग को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है इरोज शब्द संबंधित है किससे? जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से या प्राकृतिक से? तो इसका सही आंसर है ए, इरोज जो शब्द है वो जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। अगला, अहम निर्देशित करता है। अहम किसको निर्देशित करता है? तो देखिए बच्चों, 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है इदम,
एक होती है इदम, दूसरी होती है अहम, और तीसरी है परम अहम या परा अहम भी कहते हैं इसको, ठीक है, अहम। ठीक, इदम में क्या होता है, इदम जो चीज़ है इसके अंदर व्यक्ति अपने आप को सुख देने के लिए करबद्ध रहता है, यानी कि इसको किसी भी हालत में क्या चाहिए, सुख चाहिए। तो सुखवादी जब भी आएगी बात तो इदम पर सही हो जाएगा, इदम क्या होगा, सही। अहम जो होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं ईगो, ये वास्तविकता पर चलता है, वास्तविकता। और परा अहम जो होता है वो वास्तव से भी ऊपर उठ जाता है, वो आदर्शों को मानने लगता है, आदर्श मानने लगता है कि कोई भी चीज़ है तो उसको आदर्शवादी तरीके से काम किया जाए। जैसे तो इदम की अगर बात करें तो इदम का मतलब है सुख चाहिए। तो एक बच्चा है जिसको हमेशा क्या चाहिए, सुख चाहिए। तो सुखवादी जो विचारधारा है बच्चे के मन में हो सकती है, थोड़ा और बड़ा होगा तो वो जानेगा वास्तविकता को, तो उसमें अहम रहेगा। और जब वो बहुत बड़ा हो जाता है, यानी कि पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है, या कह सकते हैं कि जो हमारे वृद्ध होते हैं वो क्या होते हैं कि आदर्शवादी बन जाते हैं विचारधारा के, तो उनमें होता है परा अहम। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा अहम, कहता है वास्तविकता के सिद्धांत को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ध्यान को केंद्रित करना, अवधि, नवीनता, रुचि या आकार। तो इसका सही आंसर होगा, बहुत ही अच्छा आंसर है, रुचि। अगर हमारी किसी चीज़ में रुचि है तो अपने आप ही हमारा ध्यान उस वस्तु की ओर चला जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो रुचि होना ज़रूरी है। अगर हम किसी बच्चे को पढ़ा भी रहे हैं तो पढ़ाने से पहले उसको ऐसा माहौल कक्षा में देना चाहिए जिससे उस बच्चे की उस माहौल के प्रति रुचि बढ़ जाए। जब माहौल के प्रति रुचि बढ़ेगी तो वो ध्यान से चीज़ों को देखेगा, समझेगा। समझ गए कि नहीं। तो ध्यान के लिए आवश्यक है बच्चे में रुचि उत्पन्न करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, बहुत ही आसान है, आप लोग जानते हैं, अधिगम कहलाता है। ये क्या कहलाता है, अधिगम। अब अधिगम नहीं दे रखा ऑप्शन तो हम कहेंगे सीखना। क्या है ये, यही चीज़ तो होती है सीखना। व्यवहार में परिवर्तन क्या है, सीखना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है या मेल खाती है। तो प्रतिबिंबात्मक अवस्था संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मेल खाती है, क्योंकि जो ब्रूनर की अवस्था थी उसमें 2 से 7 वर्ष का जो टाइम होता है, 2 से 7 वर्ष का टाइम होता है। ठीक है, और पियाजे की संक्रियात्मक जो अवस्था होती है इसमें 2 से 5 से 7 ऐसा कुछ होता है, 5 से 7 या 4 से 7 का होता है समय। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है 2 से 7 और 4 से 7, तो इसके बीच में ये कॉमन वर्ड आ रहे हैं, तो कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, बाकी हम आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे।